वेलकम बैक QC हिंदी क्लासेस के प्लेटफॉर्म से मैं जेपी सर आप सभी प्रिय विद्यार्थियों जितने भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं आप सभी का फिर से इस चैनल के द्वारा इस चैनल के माध्यम से सहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। जैसे कि इससे पहले वाले जो वीडियो मैंने बनाया था रस से संबंधित है ना, यानी जो हमारा चैप्टर चल रहा है रस से संबंधित रस का पहला पार्ट मैंने डाल दिया था। आज हम जो प्रवेश कर चुके हैं रस में और रस का आज दूसरा पार्ट बनाएंगे। पहले पार्ट में हमने रस से संबंधित रस का अर्थ, रस का नामकरण और रस की परिभाषा और रस के अंग लगभग ये 4 पॉइंट पे डिस्कस किया था, जिसमें से 3 पॉइंट क्लियर हो गया था। जो चौथा पॉइंट हम लोग पढ़ रहे थे कि रस के अंग क्या होते हैं, कितने होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने 3 पॉइंट से संबंधित सारी चीज़ें मैंने रस के फर्स्ट पार्ट में क्लियर कर दिया था। आज जो सेकेंड पार्ट बन रहा है वो है रस के अंग, यानी रस के अंग से संबंधित रस का सेकेंड पार्ट में लेकर हम चलेंगे। तो आइए देखते हैं जो चौथा पॉइंट है रस से संबंधित कि रस के कितने अंग होते हैं। ठीक है ना, रस के अंग। ठीक है, तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि रस के 4 अंग होते हैं। कितने? 4। रस के 4 अंग होते हैं और अंग और प्रकार दोनों में अंतर है, और ये मैं चीज़ पहले वाले पार्ट में क्लियर कर दिया हूँ, तो इसमें किसी को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, 4 होते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है विभाव, ठीक है। दूसरा जो होता है अनुभाव, तीसरा जो होता है संचारी भाव, संचारी भाव को ही एक और नाम देते हैं व्यभिचारी भाव, व्यभिचारी भाव। ठीक है, और जो चौथा होता है वो होता है स्थायी भाव। ठीक है ना, चौथा जो होता है स्थायी भाव। जैसे कि आप लोग यहाँ बोर्ड पे देख रहे हैं कि रस के 4 अंग होते हैं। पहला होता है आपका विभाव, दूसरा जो होता है अनुभाव, तीसरा जो होता है संचारी भाव, संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं, और जो चौथा होता है स्थायी भाव होता है। ओके डियर ऑल, तो रस के अंग इस तरह टोटल 4 होते हैं। अगर हम पूरे व्याकरण की बात करें तो पूरा व्याकरण वर्णमाला पर आधारित है। ये मैंने वर्णमाला जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें ये सारी चीज़ें बताया था। यानी जिस तरह हिंदी व्याकरण पूरा वर्णमाला पर आधारित है, उसी तरह हम लोग कह सकते हैं कि जो ये रस है, जो रस चैप्टर है, ये जो पूरे रस की बात हो रही है, ये किस पर आधारित है? अस्थाई भाव पर, स्थायी भाव पर आधारित है। ठीक है ना, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये सब नहीं पढ़ना है, लेकिन अक्सर हमारे जो कंपटीशन के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन किए जाते हैं, अक्सर यानी ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से उठाता है कि कौन से रस के कौन सा स्थायी भाव है ना, किस रस का क्या स्थायी भाव है। या तो फिर एक काव्य दे देगा, काव्य का मतलब कविता, और उसको पढ़ना रहेगा और उसमें से बताना रहेगा कि कौन सा रस है या कौन सा उसमें स्थायी भाव है। यानी सीधे मेरे कहने का मतलब ये है, चाहे वो कंपटीशन की बात करें या 9-10 के सिलेबस की बात करें या 11-12 की सिलेबस की बात करें, अगर रस से संबंधित अगर क्वेश्चन आता है तो ज़्यादातर हमारा स्थायी भाव से ही आता है। इनको भी हम लोग जानेंगे कि स्थायी विभाव किसे कहते हैं, विभाव के कितने प्रकार होते हैं, इसके बाद अनुभाव किसे कहते हैं, और अनुभाव के कितनी संख्या होती है या कितने प्रकार होते हैं, इसके बाद संचारी भाव किसे कहते हैं और संचारी भाव के कितने संख्या मानी गई है या कितने प्रकार होते हैं। ओके,
तो इसको एक एक करके हम लोग परिभाषा जानेंगे, इनकी संख्या जानेंगे। जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था कि रस का नामकरण भरत मुनि ने किया था, तो इन चारों को लेकर, ठीक है ना, इन चारों को लेकर भरत मुनि ने एक सूत्र लिखा है। क्या सूत्र लिखा है? इसी पर सूत्र बनाया है भरत मुनि ने, और ये सूत्र कभी कभी कंपटीशन में भी पूछता है, तो ये जानकारी के लिए आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। विभानुभाव व्यभिचारी है ना, व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति, ठीक है ना। भरत मुनि ने एक सूत्र लिखा है संस्कृत में कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति, यानी जो भरत मुनि है वो अपने इस सूत्र में विभाव का चर्चा किया है, अनुभाव का किया है और संचारी भाव का किया है, लेकिन स्थायी भाव का नहीं किया है। क्यों? क्योंकि उनके इस सूत्र के माध्यम से कहने का मतलब ये है, समझाने का मतलब ये है कि जहाँ पर इन तीनों की निष्पत्ति होती है ना, जहाँ पर इन तीनों का मिलन होता है, जहाँ पर इन तीनों का प्रयोग होता है, जहाँ पर इन तीनों का संयोग होता है, वहीं इन तीनों के संयोग के द्वारा जो तीसरा विभाव है वो उसकी क्या होती है? निष्पत्ति होती है ना। यानी स्थायी भाव इन्हीं तीनों के मेल से, संयोग से निर्माण होता है, ठीक है। ये मैंने जानकारी के लिए बताया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इन तीनों के बारे में, चारों के बारे में एक एक करके परिभाषा जानेंगे और इनकी कितनी संख्या होती है ये जानेंगे। ओके डियर ऑल, तो चलिए। तो रस के अंग में जो पहला है भाग, यानी पहला जो प्रकार है वो है विभाव। तो हमारे मानस पटल पे सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि विभाव है तो किसे कहते हैं, है ना, विभाव क्या होता है। तो कह सकते हैं कि जब विशेष भावना से, है ना, विशेष भावना से निष्पत्ति हो, वहाँ पर क्या होगा? विभाव कहलाएगा, ठीक है। जहाँ पर विशेष भावना से निष्पत्ति हो वो क्या कहलाएगा? विभाव कहलाएगा। दूसरे लैंग्वेज में परिभाषा समझते हैं, कह सकते हैं कि विशेष रूप से भाव को प्रकट करना, है ना, जहाँ पर विशेष रूप से भाव को हम प्रकट करते हैं वहाँ पे विभाव होता है या विभाव कहलाता है। ओके डियर, परिभाषा क्लियर है? तो आइए लिख लेते हैं। कह सकते हैं कि जहाँ या जब विशेष रूप से, लिखिए, लिख लीजिएगा, जब विशेष रूप से निष्पत्ति होते हैं, विशेष रूप से भाव निष्पत्ति, ठीक है ना, निष्पत्ति होती है, वहाँ विभाव होता है या विभाव कहलाता है, ठीक है ना। एक परिभाषा और लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि विशेष रूप से भाव को प्रकट करते हैं, उन्हें विभाव कहते हैं, विभाव कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी परिभाषा लिखा है कि जब विशेष रूप से भाव निष्पत्ति का मतलब प्रकट होना, फिर विशेष रूप से भाव को प्रकट करते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। तो इस तरह मैंने दो तरीके से परिभाषा लिखा है, आपको जो सरल लगे उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है।
अब देखिए बात होती है, अब परिभाषा हो गया, अब बात होता है कि अगर विभाव है तो इसके कितने प्रकार हैं। तो विभाव के 2 प्रकार हैं, लिख लीजिएगा, विभाव के 2 प्रकार हैं, ठीक है ना, 2 प्रकार है। ये सब जानकारी के लिए, कंपटीशन के बच्चे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2 प्रकार है, कौन कौन सा? पहला होता है आलंबन और दूसरा होता है उद्दीपन। आलंबन और दूसरा होता है उद्दीपन। थोड़ा सा आलंबन और उद्दीपन क्या होता है ये भी जान लीजिए, ठीक है ना। आलंबन का मतलब ये होता है कि जिस काव्य के अंदर नायक या नायिका की बात किया जाए, है ना, चाहे वो नायक हो या नायिका, तो वहाँ पे आलंबन का प्रयोग होता है, यानी उनको आलंबन मान लिया जाता है। और उद्दीपन का मतलब होता है कि उसमें नायक और नायिका की जो सुंदरता की बात होती है, या उसकी प्रशंसा की बात होती है, या उसके गुण की बात होती है। जैसे मान लीजिए कि सीता बहुत अच्छी है, तब सीता नायिका हो गई, है ना, एग्जाम्पल सपोर्टेड में बता रहा हूँ। और अच्छी है ये उद्दीपन हो गया। ओके डियर ऑल, क्लियर है? चलिए, आई होप, उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा। अब जो रस के अंग में दूसरा जो भेद है वो है अनुभाव। तो आइए उसको भी देख लेते हैं। अनुभाव किसे कहते हैं, अनुभव क्या होता है, ठीक है। तो आप जैसे बोर्ड पे देख रहे हैं, दूसरा जो भेद है वो है अनुभाव। तो अनुभाव क्या होता है? अनुभाव जो हमारे बाड़ी है ना, जो बाड़ी है, शरीर के जो अंग हैं और अंगों के द्वारा जो अभिनय होता है, जो हम अभिनय करते हैं, है ना, उन्हीं अभिनय को जो प्रकट करते हैं वो क्या कहलाता है? अनुभाव कहलाता है ना, कह सकते हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले जो शरीर विकार हैं उसे हम क्या कहेंगे? अनुभाव कहेंगे। यानी जो हमारे शरीर के अंदर जितनी भी भाव होती है, किसके द्वारा, चाहे वो बाड़ी के द्वारा हो या फिर अंगों के द्वारा हो, है ना, जितने भी अभिनय हो रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? आपके अनुभाव कहलाएंगे। तो आइए इसका भी परिभाषा लिख लेते हैं। तो आप लोग लिख सकते हैं कि मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शरीर विकार, ठीक है ना, शरीर विकार क्या कहलाते हैं? अनुभाव कहलाते हैं। पहला तो परिभाषा ये हो गया, ठीक है। मैं हर प्रकार के 2 परिभाषा में पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि सरल से सरल माध्यम में आपको समझाया जाए, और मैं लिख भी रहा हूँ। एक तो परिभाषा ये हो गया। दूसरा परिभाषा लिख सकते हैं कि बाणी और अंगों, बाणी मतलब समझ ही रहे हैं, जो आवाज़ निकालते हैं, बाणी और अंगों, ठीक है ना, के अभिनय द्वारा जो प्रकट हो उसे अनुभाव कहते हैं। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, अनुभाव कहते हैं। तो ये तो परिभाषा हो गया। तो जिस तरह विभाव के मैंने 2 प्रकार बताया, आलंबन और उद्दीपन, तो इसी तरह अनुभाव के भी संख्या है या प्रकार हैं। तो इसकी संख्या लिख सकते हैं कि अनुभाव के 4 भेद हैं। अनुभाव के 4 भेद हैं, ठीक है ना, 4 भेद हैं। पहला जो होता है कायिक, ठीक है ना, पहला जो होता है कायिक अनुभव। दूसरा जो होगा आपका, दूसरा लिख लीजिए वाचिक
ठीक है ना। वाचिक अनुभव, तीसरा जो होगा सात्विक। ये सब अनुभव के भेद हैं। कितने भेद होते हैं? 4। ये छोटे क्लास में तो नहीं, लेकिन कंपटीशन के क्लास में ज़रूर पूछता है। सात्विक अनुभव, और जो चौथा होता है वो होता है आहार्य अनुभव। ठीक है ना। तो इस तरह अनुभव किसे कहते हैं ये भी मैंने क्लियर कर दिया। अनुभव के कितने प्रकार होते हैं ये भी मैंने क्लियर कर दिया। ये प्रकारों के नाम जरूर याद रखिएगा, बड़ी क्लास में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरह रस के अंग में 4 भेद होते हैं, और 4 में मैंने 2 क्लियर कर दिया। अब आइए तीसरा जो है संचारी भाव या व्यभिचारी भाव किसे कहते हैं उसको भी हम लोग देखते हैं। तो आप लोग बोर्ड पर देख सकते हैं जो तीसरा प्रकार है वो है संचारी भाव। संचारी भाव क्या होता है? तो संचारी भाव कह सकते हैं कि जो भाव है ना, हर इंसान के मन में कुछ न कुछ भाव आते हैं, कुछ न कुछ विचार आते हैं, है ना। जैसा समय रहता है वैसा उस माहौल के देखकर हर इंसान के जहन में कोई न कोई भावें पैदा होती है, कोई न कोई विचारें पैदा होती हैं ना। तो कह सकते हैं कि जो भाव मन में, हमारे मन में क्षण भर का मतलब कुछ पल भर, है ना, कुछ पल भर प्रकट होता हो और फिर क्या होता है वो समाप्त हो जाता है, अर्थात गायब हो जाता है। सीधे सीधे हम लोग कह सकते हैं कि जो भाव हमारे मन में क्षण भर का मतलब पल भर, कुछ पल भर, है ना, तुरंत आया, थोड़ी देर के बाद तुरंत गायब हो गया, वो क्या कहलाएगा? संचारी भाव कहलाएगा। तो आइए उसको भी परिभाषा लिख लेते हैं। तो लिख सकते हैं कि जो भाव मन में क्षण भर के लिए उत्पन्न होता हो और फिर समाप्त या गायब हो जाता है, उसे संचारी भाव कहते हैं। ठीक है ना, उसे संचारी भाव कहते हैं। यानी कोई हमारे मन में कोई भी भाव आया, थोड़ी देर के लिए रहा और फिर वो समाप्त हो गया, उसे हम क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। तो ये तरह परिभाषा। अब आगे बढ़ते हैं कि संचारी भाव के कितनी संख्या है या कितने भेद हैं या कितनी उसके प्रकार हैं। तो लिख सकते हैं कि संचारी भाव के जो भेद या प्रकार हैं वो कितने हैं? संचारी भाव के भेद या प्रकार भी बोल सकते हैं, वो टोटल कितनी है? 33 है। कितना है? 33। संचार भाव की संख्या जो मानी गई है 33 माना गया है। लेकिन इसके अलावा ये तो हम लोग व्याकरणीय आधार पर पढ़ते हैं कि 33 होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस चैनल के माध्यम से कंपटीशन वाले भी बच्चे जुड़े हैं, तो उनके लिए एक क्वेश्चन आता है और आया भी है कि जो 34वां संचारी भाव की संख्या है वो कौन सा है, और है तो किसने उसका नामकरण किया है। ये बड़े बच्चों के लिए, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट मान लीजिएगा। ये बड़ी क्लास के जो कंपटीशन वाले बच्चे उनके लिए भी ये क्वेश्चन है। पूछता है कि जो 34वां जो संचारी भाव है ना, संचारी भाव की जो संख्या है वो किसने लिखा है ना, या वो कौन सा है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? छल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 34वां नंबर पे जो है उसको हम लोग छल बोलते हैं। और ये छल का नामकरण किसने रखा? वो देवदत्त रहते हैं। ठीक है ना, देव कौन रहते हैं? देव या फिर भानुदत्त, उनका नाम है देव, या फिर एक और हैं उनका नाम है भानुदत्त।
ये 2 लोग रहते हैं और ये दोनों लोग क्या करते हैं, जो 34वां नंबर पे जो संचारी भाव का भेद माना है वो कौन सा है, छल है। और छल का नामकरण करने वाले कौन कौन हैं, देव हैं और भानुदत्त हैं। तो ऑप्शन में दोनों में कोई भी एक देता है तो आप लोग नाम याद रखिएगा। वो 2 लोग हैं जो 34वां माने हैं और वो 34वां कौन सा है, छल है। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक बार ये कंपटीशन में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो ठीक है, कंपटीशन का ज़माना है, फिर से हो सकता है फिर से पूछ दे, तो ये कंपटीशन वाले बच्चों के लिए बिल्कुल अनिवार्य है। तो इसलिए जानकारी के लिए ये मैंने बता दिया। लेकिन अगर आपसे डायरेक्टली पूछे कि संचारी भाव की संख्या कितनी होती है तो ऑप्शन में अगर 33 है तो 33 ही लगाना है। ओके डियर ऑल, इसमें बिल्कुल कन्फ्यूज वाली बात नहीं है। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि जो रस के अंग चल रहे हैं 4 में से मैंने 3 क्लियर कर दिया, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये क्लियर हो गया। अब जो चौथा है स्थायी भाव, देखिए स्थायी भाव के बारे में मैं थोड़ा सा बता देना चाह रहा हूँ कि जिस तरह पूरा व्याकरण, हिंदी व्याकरण वर्णमाला पर आधारित है, उसी तरह मैंने अभी बताया कि पूरा रस किस पर आधारित है, स्थायी भाव पर आधारित है। ठीक है ना। तो स्थायी भाव को भी देख लेते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। तो जो चौथा प्रकार है रस के अंग में उसका नाम है स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या होता है, तो कह सकते हैं कि स्थायी भाव जो होता है उसका जो सामान्य अर्थ होता है, एक शब्द में अगर हम जानने का प्रयास करें तो उसका एक शब्द में सामान्य अर्थ होगा प्रधान भाव, है ना। प्रधान का मतलब जो सबसे मुख्य हो, मेन हो, है ना। सारे चीज़ में क्या हो, वो मेन माना जाता है, उसको मुख्य रखा जाता है, तो उसे प्रधान कहते हैं। तो कह सकते हैं कि स्थायी भाव का सामान्य अर्थ होता है प्रधान भाव, है ना, जो रस की अवस्था तक पहुंचाते हैं और हर रस का स्थायी भाव होता है ना। जो यही स्थायी भाव होता है जो हर रस तक क्या करता है, पहुंचाता है, और प्रत्येक रस का स्थायी भाव एक होता है। ठीक है, मैं क्या बताया हूँ स्थायी भाव के बारे में कि स्थायी भाव का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है प्रधान भाव, और ये स्थायी भाव हमें रस तक पहुंचाने का काम करते हैं। और तीसरी बात कि जो स्थायी भाव होते हैं प्रत्येक रस का, जितनी भी रस की संख्या है, मैं आगे वाले वीडियो में बताऊंगा कि रसों की संख्या कितनी होती है, लेकिन अभी जानकारी के लिए याद रखिए कि जितनी भी रस होंगे उसके प्रत्येक के स्थायी भाव होते हैं। ओके डियर ऑल। और तीसरी बात हो गया, चौथी बात ये है स्थायी भाव से संबंधित कि जो भी हम काव्य या कविता पढ़ते हैं उसमें प्रथम लाइन से लेकर और लास्ट जब तक ख़त्म नहीं हो जाता उन सबके बीच में स्थायी भाव कहीं ना कहीं ज़रूर विद्यमान रहेगा, कहीं ना कहीं ज़रूर शामिल रहेगा। या ये कह सकते हैं कि इसे ही रस का आधार माना गया है ना। या फिर ये कह सकते हैं कि जो कविता है, जो काव्य हम पढ़ते हैं, यह भाव शुरू से लेकर आखिरी तक होता है। यानी जो कविता पढ़ते हैं उसमें जो स्थायी भाव रहते हैं वो शुरू से लेकर आखिरी तक होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने स्थायी भाव से संबंधित बताया है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को रस के जो अंग चैप्टर चल रहा है, जो अंग पॉइंट चल रहा है, वो चारों मैंने आज क्लियर कर दिया इस वीडियो के माध्यम से। जो रस का ये दूसरा वीडियो बना है, अर्थात कह सकते हैं पार्ट 2, रस से संबंधित ये पार्ट 2 बना है। पार्ट 1 में मैंने नामकरण, अर्थ और परिभाषा बताया है, और पार्ट 2 में रस के चारों अंगों पर मैंने डिस्कस किया है। तो आज हमने रस के चारों अंग पे पूरा क्लियर कर दिया। अब जो हमारा तीसरा पार्ट बनेगा रस से संबंधित, रस चैप्टर से संबंधित जो हमारा तीसरा पार्ट बनेगा उसमें हम पढ़ेंगे कि स्थायी भाव क्या है, स्थायी भाव कितने होते हैं, यानी रसों की संख्या कितनी होती है और प्रत्येक रस की स्थायी भाव क्या होती है ना।
किस मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है, किस मुनि ने रसों की संख्या 9 मानी है, और किसने फिर बाद में वो 2 रस कौन कौन से हैं जो बाद में लाया गया, और उन रसों का स्थायी भाव कौन कौन से हैं। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वाले पार्ट में जानेंगे और समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। मैं फिर से तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, सत श्री अकाल, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।